हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, जो कि अभी आपने देखा होगा कि आज ही जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपके जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट कराए गए हैं। जिनके भी एग्ज़ाम 9th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है और ये स्ट्रेटजी अगर अगस्त में हो रहे स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। उससे पहले देखिए, कुछ भी ऐसा होता है कि अगर जो लिखा नहीं है, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो मैं वर्बली आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है समझाऊँ। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ये वीडियो मैंने बहुत ही जो है सोच समझ के बनाया है ताकि आप लोगों को ये बहुत ही हेल्प करे और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए और आपका जो एम है सेट किया हुआ है आपने नेट या फिर जेआरएफ जिनका भी एम है तो वो अचीव कर सके उस एम को। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी मैं आपको सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी हैं। कुछ तो पढ़ने वाली होती है जो तैयारी से रिलेटेड होती है, प्रिपरेशन है आपकी, तो वो तो आपको जो है आपका पीवाईक्यूज़ है, आपके बुक्स हैं और आपका जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो सब पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम को देते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बट कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, तो वो कौन-सी बातें हैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहला है कि आपको एग्ज़ाम को लेकर पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम को लेकर नर्वस नहीं होना है। पहले कुछ ऐसा टाइम चल रहा था कि डेट्स ही नहीं आ रही थी कि एग्ज़ाम कब होगा। जो जिनके सब्जेक्ट्स हैं उनको पता ही नहीं था कि हाँ, हमारा सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम होगा। बट अब वो जो है एनटीए ने उस डाउट को क्लियर कर दिया है। अब आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जैसे जो एग्ज़ाम है, जैसे कि 9th को एग्ज़ाम है जिनके, तो उनको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएँ कि 1 दिन पहले जो है, मतलब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप एकदम रिलीफ़ में जो है आपका डे हो, ताकि उस डे में आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना पड़े। वो ध्यान रखिएगा कि 1 दिन पहले आपको बहुत अच्छे से फ्री हो जाना है। अपनी प्रिपरेशन को रिवीज़न करके, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके, अपने प्रिपरेशन को एनालाइज़ करके, चेक करके, तो एकदम फ्री हो जाना है 1 दिन पहले। तो ज ज ऐसे ही 11 को जिनका एग्ज़ाम है, तो 10 को जो है एकदम फ्री जो है हो जाना है और 12 को जिनका एग्ज़ाम है, वो 11 को। और 1 दिन पहले आपको जो है एकदम रिलैक्स रहना है। कोई भी आपको हेडेक नहीं लेना है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम कल है, तो आज हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके, क्योंकि अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, बहुत सारा टाइम था आपके पास। हाँ, बीच में कुछ कन्फ्यूज़न थे बट किसी के ऊपर हावी हो जाता है ऐसा कन्फ्यूज़न, ऐसा जो डाउट है। बट कोई ऐसे होते हैं जिनको टाइम मिलता है तो एज़ एन अपॉर्च्युनिटी वो लेते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। सो अभी जो है आपको मैंने पहले बताया कि नर्वस नहीं होना है। सेकंड आपका है कि कभी भी जल्दीबाज़ी में डिसीज़न नहीं लेंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर होंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है देखेंगे। क्वेश्चन को रीड करते समय आपको लगता है कि हाँ, ये फटाफट से ये होना चाहिए, फटाफट से आपने जो है आंसर क्लिक कर दिया। बट आप ये देखिए कि हो सकता है कि वो आंसर गलत हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, तो इतनी जल्दी-जल्दी जो है आप आंसर नहीं क्लिक करेंगे, उसको सेव नहीं करेंगे। श्योरिटी होने पर ही आप जो है साथ के साथ जो है उसको सेव करते चलेंगे। थर्ड है आपका कन्फ्यूज़न अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको जो है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तभी होता है जब आपका रिवीज़न में कमी होती है। जब रिवीज़न अच्छे से होगा, तो आपके क्वेश्चन जो है एक्यूरेट होंगे। और अगर रिवीज़न में कहीं कमी होती है कि लास्ट में आपने रिवीज़न नहीं किया, या आपने कोई ईज़ी सा टॉपिक भी पढ़ा है और रिवीज़न की वजह से वो गलत हो जाता है, तो रिवीज़न पे फ़ोकस करिए, तो उससे ऐसी गलती नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। अच्छा, नर्वसनेस कैसे होती है? नर्वसनेस तब होती है जब आपको बिलीव नहीं होता है अपने पे कि हमने तैयारी अच्छी की है। तो खुद पर बिलीव करें, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा होगा, तो आपने टाइम को ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़ाई की होगी, आई एम श्योर। सो ओ खुद पर बिलीव करें।
अब जल्दीबाज़ी का डिसीज़न कैसे होता है कि क्वेश्चन को जो है आप एक बार पढ़ते हैं और फटाफट से जो है आप राइट आंसर आपको जो लगता है आप उस पे क्लिक कर देते हैं और चेक भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपको जो है एक बार एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 आप जितना टाइम जिस पेपर को देना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो शुरू से इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। आपने देखा है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है, 2 लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में जो आपका पेपर होता है। तो आपको 2 मोड मिलते हैं, आप चेंज करके देख सकते हैं कि आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में। तो ये अपॉर्च्युनिटी होती है वहाँ पर, तो उस ऑप्शन का यूज़ करें और फ़ोकस करें कि आपका जो है इंग्लिश में आप जो क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में आपका जो है एक जो कोई मीनिंग होता है, कोई कीवर्ड होता है तो उसका जो अर्थ होता है वो आपका एक ही होता है, बट अगर हिंदी में आप उसको देखने चलेंगे तो हो सकता है बहुत ही टिपिकल या बहुत ही डिफ़िकल्ट सा कोई वर्ड दिया हो और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो आप प्रेफ़रेंस जो है इंग्लिश को ही देंगे। सो सॉल्व करिए अभी से, इंग्लिश में, हिंदी में दोनों में ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है कहाँ तक जो है आपकी प्रोग्रेस है, सो उसको चेक करिए। फिर आपका जो है अगर आपका जो है प्रायोरिटी सेट करने की बारी होती है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं, सो आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, तो वहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको सबसे पहले फटाफट से कर लेने हैं सॉल्व। अटेम्प्ट करके फिर आप जो है आगे बढ़िए, फिर आपको लगता है कि जिन क्वेश्चन में समय लग रहा है, तो उन क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करना शुरू करें, क्योंकि आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के अंदर करने हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से बना के रखना है, क्योंकि कहीं पर भी आपने ज़्यादा समय दिया तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिर उसके बाद आपको जो है एक बात बहुत ध्यान वाली बात है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा एग्ज़ामिनेशन सेंटर दे दिया जाता है, जहाँ पर हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हो कि उनका जो सिस्टम है, जो ल आपको अ, लै वो दिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, तो वहाँ हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आए या कोई दिक्कत है या स्लो है, तो उसको पहले जाँच लें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप वहाँ पर जो भी देख-रेख के लिए है, जो भी इंस्ट्रक्टर है, उनको बताएँ और फिर चेंज करें अपना सिस्टम, ताकि आपको पूरे जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, अपना एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार का कोई इश्यू ना हो। क्योंकि पिछली बार ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उनका समय बहुत बर्बाद हो गया था। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अब चलिए इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्ज़ाम स्लॉट वाइज़ स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई है कि जो भी आपका एग्ज़ाम है 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। 9th को एग्ज़ाम है, 9th ऑफ जुलाई 2022 को और ये आपका 11th को है और 12th को है। ये 3 भाग में डिवाइडेड है। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है आज की डेट के अकॉर्डिंग जैसे 4 तारीख है आज, तो मैंने ये देखा है कि आपके 4 डेज़ हैं 9th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम जो है उसके लिए प्रिपरेशन करने के। तो 1 दिन पहले जो है आपको फ्री होना है, तो 8 का टाइम जो है 8th ऑफ जुलाई का टाइम जो है फ्री होगा आपका। जिसमें कि आप जो है रिलैक्स रहेंगे, अपने आप को समय देंगे, देखेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो आप रिवाइज़ करेंगे उन सब चीज़ों को, पर पैनिक नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से मैंने अभी तक जो है नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई की है, रिवीज़न किया है। अब जो है अच्छे से कल जाके हमें एग्ज़ाम देना है, जब नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा, तो अच्छी-अच्छी बातें सोचनी हैं। फिर उसके बाद ग 11th ऑफ जुलाई का जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके पास होते हैं 6 डेज़ होते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th का डे जो है फ्री रखेंगे और इसी तरह से 12th का जो है एग्ज़ाम, तो उसके लिए 11th का डे फ्री रखेंगे। उनके लिए जो है आपके पास टाइम होगा आपके पास 7 डेज़ होंगे, क्योंकि 11th को जो एग्ज़ाम है उन उसके लिए 6 डेज़ हैं और 7 डेज़ होंगे 12th के एग्ज़ाम के लिए, 11th को आपको फ्री रहना है।
सो इस बात का ध्यान रखें, ये भी बहुत ज़रूरी बातें हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा इतना भी एक्सर्शन नहीं लेना है कि आपकी हेल्थ में इश्यू आ जाए। तो सारी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के चक्कर में आपका एग्ज़ाम ना छूटे, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रैक्टिकली देखिए कि जब आप पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, रिवीज़न करेंगे, अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होना ही है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड में मैंने जो है 2 बातें यहाँ पर दी हैं कि रिवीज़न करें, जो भी आपने पढ़ा है अब तक, दोनों पेपर के लिए, दोनों ही पेपर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने वीडियोज़ भी इससे रिलेटेड अपलोड की थी कि आपका पेपर 1 किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 भी आपका उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर को आपको जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलना है और जो भी आपका अभी तक छूट गया है, सो जो मिस हो गया है उसको आप पढ़िए, बट जो एंड टाइम में है, जब 2-3 दिन बचे हो तो फिर कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है अगर एनालाइज़ किए हैं आप लोगों ने, सो उसको जो है प्रॉपर तरीके से आप रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब जो है कॉन्सेप्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो कैसे वो आगे के जो है पेज में मैं आपको बताऊँगी। प्रैक्टिस करें पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़, और इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये है कि आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करें, सिलेबस को अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है? सिलेबस जो है आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस से आपको जो है यूनिट के बारे में पता चलता है, किस यूनिट में कौन से टॉपिक है, कौन से सब टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में पता चलता है। तो इससे हम क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये किस यूनिट से, किस टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। और उससे हमें जो है ऑप्शन को देख के बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि हमारा एक्यूरेट आंसर कौन-सा है। तो बहुत मदद मिलती है, ये छोटी-छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट मैंने दिए हैं कि ये बताने के लिए कि जिनको नहीं पता है अभी पैटर्न के बारे में, सो या जिनको पता भी है तो एक बार प्रॉपर कन्फर्मेशन हो जाती है। सो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में और 2 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन जो होता है, पर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, हमारे 2 मार्क्स की लड़ाई होती है और 2 मार्क्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक-एक क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से पढ़कर, समझकर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन टाइप से यहाँ क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करके एक जो है दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप का मतलब है कि जैसे कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई थी, आप नेट मार्गदर्शन में देखिएगा, तो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप होते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि सिंपल क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन दिए और आपने एक आंसर को चुना और आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट अब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पूछने के लिए एनटीए जो हमारा आयोग है ये, तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या अगर बोले तो वो है मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस के साथ, जो मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस टाइप क्वेश्चंस होते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की जो वैरायटी है आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी जब से ये अपडेट हुआ है सिलेबस। सो अब ये इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, जो भी पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइप से मतलब नहीं है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मतलब है आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और जो भी पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर है कि नहीं। तभी आप मैच द फॉलोइंग भी कर पाएंगे, तभी आप ऑर्डर में भी, सीक्वेंस में भी लगा पाएंगे, तभी आप जो है स्टेटमेंट को भी समझ पाएंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाले और मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएँगे और आपको 2 या 3 जो सही लग रहे हैं, सो वो आपको जो है सही करेक्ट करने होंगे। जैसे ए, बी, ई, ए, सी, डी इस तरह से ऑप्शन होते हैं, सो उस तरह से। अब यहाँ पर है, आप अपने जो यूनिट हैं, उनको कैटेगराइज़, जैसे 10 यूनिट हैं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक यूनिट हैं आपके, तो उनको कैटेगराइज़ करिए कि कैटेगराइज़ करके बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिक वे में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। कैसे कैटेगराइज़ करना है?
एक थ्योरी पार्ट होता है, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है और आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, आईसीटी हो गया। सो ये सब जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं, तो थ्योरेटिकल से रिलेटेड हैं। अब अगर जैसे हम प्रैक्टिकल पार्ट को देखेंगे तो प्रैक्टिस वाले जो अभ्यास करने वाले जो पार्ट होंगे, वो मैथमेटिकल रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड हो गया और डीआई का सेक्शन हो गया और लॉजिकल रीज़निंग में दोनों तरह के आते हैं, थ्योरेटिकल भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, जैसे सिलोजिस्म हो गया। थ्योरेटिकल में आपका ये जो आपका जो हेत्वाभास हो गया, हेत्वाभास के क्वेश्चंस आते हैं और जो अलग-अलग टाइप के रीज़निंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और प्रीमाइसेस है, प्रीपोज़िशन है, तो वैराइटीज़ हैं लॉजिकल रीज़निंग में भी। सो इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि लॉजिकल रीज़निंग में दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ना है। अब इसी तरह से हमारे जो है 2 ऐसे यूनिट हैं, 2 यूनिट्स ऐसे हैं जैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। तो इन दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके एक तो थ्योरेटिकल भी होता है, पूरा थ्योरी है, आपको सब कुछ जो है पता होना चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन में एनिशिएंट टाइम में क्या किस तरह से स्टडी होती थी और यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी स्वतंत्रता के बाद आई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस तरह के भी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन-सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन-सी है। तो इस तरह से हैं, कमीशन्स हैं, कमिटी है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। तो इन पे ध्यान दीजिए, डेटा पे काम करिए और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी जैसे स्कीम्स होती हैं। अब हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ज़रूर पढ़िएगा, तो उसमें भी काफ़ी ऐसी बातें होती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जिनसे क्वेश्चन्स बन सकते हैं। और क्वेश्चन बन के भी आए हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में और हायर एजुकेशन में दोनों में सामान्य जानकारी से रिलेटेड भी होती है जो हम थ्योरी पढ़ते हैं और करंट अफेयर भी होता है जो कि करंट अफेयर इसमें जो भी आपकी स्कीम्स आई होती है गवर्नमेंट के द्वारा और अपडेट्स न्यू अपडेट्स भी होते हैं, कुछ नए अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो वो सब बातों का ध्यान देना है जो कि इन यूनिट से रिलेटेड हैं। सो इतना ही है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था आपको बताना। ये सब बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी स्टडी को परफ़ेक्ट बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो इन बातों को आप फ़ॉलो करिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए और कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होता है सो आप कमेंट कर सकते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं अभी पेंडिंग हैं कुछ इमरजेंसी की वजह से और मैं उन्हें जो है अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं जो है आप लोगों की हेल्प के लिए मैं उनको भी अपलोड करना शुरू करूँगी ताकि जो भी जिनका अभी जुलाई में एग्ज़ाम है उनको जो है फटाफट से उसका लाभ मिल सके और जिनका अगस्त में है उनको तो ज़रूर उसका जो है प्रॉफ़िट मिलेगा। उसका जो है उपयोग वो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आपकी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत जो है शुभकामनाएँ।